चलो अगला पेपर देखते हैं। ये क्या कौन सा पेपर है? ये है पूजा भाटी का पेपर है। देखते हैं पूजा ने, और जो टॉपिक दिया हुआ था वो है एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एग्रीकल्चर न्यू लॉज। 150 वर्ड्स में लिखना है। ये टॉपिक हर रोज दिए जाते हैं। ये एक प्रोग्राम चल रहा है जो फ्री प्रोग्राम है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये आपको हमारी वेबसाइट पे सुबह 9 बजे टॉपिक, सारे टॉपिक टाइटल भी होगा और उस पर आर्टिकल लिखा होता है। उस आर्टिकल को वो एक बार देख लेना है। आप चाहें तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होगा वो अपने हिसाब से लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं है वो आर्टिकल आपको बहुत ज़्यादा मदद करे। बस सिर्फ क्या है कि जैसे लॉज है उसके बारे में आपको पता चल गया, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में उसके बारे में पता चल गया होगा, लेकिन जब चीज़ें पूछी जाएगी तो उसको अपनी भाषा में और प्रैक्टिकल फॉर्मेट में लिखना है और आसान भाषा में ही लिखना है आपको। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और रात को 8 बजे से पहले आपको सबमिट कर देना है। 9 बजे से 8 बजे। और टॉपिक मिलेगा पहले, आर्टिकल मिलेगा, उसके बाद हो सकता है 11 बजे के आसपास तक आपको क्वेश्चन मिले। और भेजना कैसे है सारा उसमें लिखा हुआ है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वरना मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देख सकते हैं। क्या वीडियो है उसमें? उसमें है जॉब अश्योर राइटिंग प्रोग्राम। इसके नाम से वीडियो आप सर्च कर ले हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको मिलेगा, वो एक बार जरूर देख लें। चलो आप देख लेते हैं इसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। सबसे पहले एग्जामिनर क्या देखेगा? वो देखेगा जो ये क्वेश्चन है उसमें किस तरह का उसने लिखा हो, मोटे तौर पे वो एक बार देखने की कोशिश करेगा, जिससे उसको एक आइडिया हो जाएगा कि उसको पेपर कितना सीरियसली चेक करने की आवश्यकता है। देखो जहां तक सवाल है उसने 150 वर्ड के आसपास ही उसने लिखा, तो इतना ही होते हैं 150 वर्ड। फिर उसने थोड़े चार टाइप की चीजें बनाई हुई है और लिखा हुआ है मेरिट है, डीमेरिट है, मिडिल मैन, इस तरह की बातें उसने की हुई है। तो कुल मिलाकर अगर एग्जामिनर के पास टाइम कम है तो भी यहाँ पे वो क्या करेगा, मान लो 20 है तो 12-13 नंबर देकर चलता बनेगा। इतना ही वो फटाफट करके, कई बार ऐसे भी किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ा और भी गहराई में देखेंगे। रिसेंटली प्रेसिडेंट gave his assent to agriculture new laws which are matter of concern for the farmer. These laws are, अब देखिए यहाँ पे ये तो ठीक है, चलो यहाँ तक तो ये जो लाइन है ना ये बायसनेस दिखाती है। क्या दिखाती है कि आपको बताने के लिए, नेगेटिव चीज बताने के लिए नीचे मौका मिला हुआ है, नीचे मिला हुआ है मौका मेरिट डीमेरिट में। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में ऐसा कर दिया कि आप ये बोल रहे हैं कि चिंता का विषय है किसानों के लिए। ये बातें लिखनी नहीं चाहिए वहां। ये क्यों नहीं लिखनी चाहिए? देखो, जो एग्जामिनर होता है वो एक इंसान होता है, और अगर वो भी एक इंसान है तो इस बात की संभावना भी हो सकती है वो थोड़ा भगत टाइप का हो, कट्टर टाइप का भगत हो, मोदी टाइप, मोदी भगत टाइप। तो वो अंध भगत जब हो जाता है कोई, तो उसको लगेगा कि ये क्या लिख दिया इसने, और वो बहुत ही नेगेटिव छवि चली जाएगी। दूसरी बात क्या है कि एज सिविल सर्विस एस्पिरेंट, अगर मान लो बंदा न्यूट्रल भी है और वो एक बहुत ही मेच्योरिटी के साथ चेक करना चाहता है, तो वो ये देखेगा एज एक ऑफिसर को, जब एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं उसमें आपको जो सरकार कानून बना रही है वो इम्प्लीमेंटेशन आपको करवाने हैं। तो अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन करवाना नेगेटिव होगा पहले, तो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएगा। तो जो भी सरकार की पॉलिसियां होती है, सरकार की नीतियां होती है, आपको उसके पक्ष में ही रहना है। आपका आंसर है वो पक्ष में ही आना चाहिए। जब डीमेरिट पूछी जाती है तो फिर आप अपना व्यू पॉइंट दीजिए। यहाँ पे आपने खाता ही थोड़ा सा गलत खोलने की कोशिश की है। इस बात की संभावना है, आप इसका उल्टा भी तर्क हो सकता है। आप बोलेंगे कि मान लो पेपर एवेल्युएटर है वो इस तरह का हो जो कि इस किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके बहुत ज्यादा समर्थक हो, ऐसी बात भी हो सकती है। तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, इस बात की भी संभावना है, नो डाउट। लेकिन आपको अपना जो स्टैंड रखना है एज सिविल सर्विस एस्पिरेंट, वो क्या रखना है, सरकार की तरफ थोड़ा सा उसका टिल्ट होना चाहिए, न्यूट्रल टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा धमाका सा करने की कोशिश किया जो कि चुप सकता है उसको, सकता है वर्ड बोला है मैंने, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें आगे से। दीज लॉज आर, अब देखो यहाँ पे आपने बताया है कि 3 लॉ हैं, उसके बारे में बता दिए है आपने, 3 लॉ लिख दिए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से लॉ थे। फिर आ जाता है कि ये मेरिट लिखी आपने और ये डिमेरिट भी लिखी। अब मुद्दा ये आता है कि क्या एक पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर होने चाहिए क्या? सिविल सर्विसेज में अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट किया, मान लो 100 शब्दों का पैराग्राफ लिख दिया, 150 शब्द लिखने थे, तो वो इतनी चीजें लिख ही नहीं पाएंगे, इतने पॉइंट लिख ही नहीं पाएंगे। पैराग्राफ से इम्पॉसिबल है कि आप पूरे पॉइंट लिख दें जो कि एग्जामिनर को खुश कर दें। पैराग्राफ आपके एग्जामिनर पढ़ना में कोई दिलचस्पी नहीं होगी।
तो आपको क्या करना है कि मार्केटेबल कंटेंट तैयार बनाना है, प्रेजेंट करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इस लड़की ने देखो यहाँ पे चार्ट सा बना दिए और यहाँ पे चार्ट सा बना दिए, तो एग्जामिनर क्या देखेगा, देखो यार इसने लो बता दिए कौन से हैं, मेरिट बता दी, डीमेरिट बता दी, ठीक लिखी होगी, थोड़ा बहुत हो सकता है वो पढ़ ही ले, ठीक है, और उसने आखिर में अपना थोड़ा सा बता भी दिया कि क्या मामला है पूरा, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं कहीं ज्यादा बाइसनेस तो नहीं है इसमें और ज्यादा, ठीक है। तो एग्जाम ने इतना ही देखा, इस फॉर्मेट में रखेंगे तो आपका स्कोर ज्यादा आ सकता है और आप टाइमली पेपर कंप्लीट भी कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। एक्ट गिव्स फ्रीडम टू द फार्मर टू इंडल्ज इन, ये यहाँ पे मेरिट की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है, मेरिट की बात हो रही है। तो जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड है उसमें जो मंडियों के अलावा एपीएमसी मंडी जो होती है उसके बाहर जाकर वहां पे वो अपना उसको आजादी मिलती है, तो यहाँ पे उसने बोला है कि फ्रीडम। आमतौर पे जब आप कोई चीज लिखें तो उसको हाईलाइट, अगर इसका जो मेन पॉइंट क्या है कि फ्रीडम टू फार्मर है, इसमें क्या है, फ्रीडम टू फार्मर है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। एग्जामिनर को और सहूलियत होगी, जैसे आपने सहूलियत दे दी मेरिट डीमेरिट लिखकर चार्ट सा बनाकर, और सहूलियत हो जाएगी, वो फिर क्या करेगा, ये पॉइंट पढ़ लेगा और अज्यूम कर लेगा, क्योंकि कोई भी किसी की राइटिंग को दूसरे की राइटिंग को समझना इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सामने वाला पूरा पेपर अगर 40-50 पेज का होता है वो इतना मेहनत नहीं करना चाहेगा। Combined effect of these laws will help in creating one nation one market for agriculture produce। तो यहाँ पे एक बात आई है, वन नेशन वन मार्केट, देखो इसने सही जगह पे हाईलाइट मार दिया है जिससे कि एग्जामिनर देख लेगा वो। और यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, देखो मैंने आगे पढ़ा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देख लिया, मेरा काम हो गया है। द एक्ट इज टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ द, यहाँ पे उसने गवर्नमेंट की मोनोपोली और किसानों के पास में ज्यादा बायर्स होंगे, इस बात की भी संभावना हो सकती है, उसने हाईलाइट किया। तो यहाँ पे मोनोपोली गवर्नमेंट और डायरेक्टली सेल टू क्रॉप टू बायर्स, तो यहाँ पे वो वाली चीज है। तो 4 इसने बातें लिखी है। अब यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश की है कि देर इज नो मेंशन अबाउट द मिनिमम, एमएसपी की बात नहीं है इन बिल में, इससे किसान है वो मैटर ऑफ कंसर्न, यहाँ पे इस बात को उसने ऊपर वाली चीज में लिखने की कोशिश की है। इसका मतलब अभी तक उसने अच्छा लिखा है। नाउ दे आर गेटिंग एडवांस फ्रॉम द मिडल मैन, they require effect contract farming, they get their benefit। तो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश हो रही है, पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन ये बोल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एक तरफा हो सकता है, किसानों के फेवर में ना हो, ठीक है। तो मिडल मैन वर्किंग विद एपीएमसी एंड ट्रेडर विल बी इफेक्टेड, कि जो ट्रेडर हैं या जो काम कर रहे हैं मंडियों में वो भी बेरोजगार हो सकते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो 3 उसने हाईलाइट किए। आप इस तरह से कर सकते हो कि जो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जब इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं मैं 2-4 वीडियो बनाता हूँ एक टॉपिक पे अलग अलग बच्चों के लेकर। आप क्या कर सकते हैं, जब मैं वीडियो बना लूं आप उन वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद अपने पॉइंट लिख सकते हैं और वो तैयार रखें ताकि एग्जाम के पास में आप रिवीजन कर लें। रिवीजन आप करते रहें और अपने हिसाब से थोड़ा कीवर्ड में लिख लें, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। जब 50 टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिए तो आपकी बहुत अच्छी मेंस की तैयारी हो जाएगी। और ये वाली सारी चीजें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी कहीं यूज कर सकते हैं, हिंदी का एस्से राइटिंग में भी, इंग्लिश का एस्से राइटिंग में भी, जीएस में भी यूज कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत कहीं कहीं प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है। और जो यूपीएससी होता है उसमें 4 में से कम 3 जो जीएस के पेपर है वहां पे काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। आगे देख लेते हैं। सो द फार्म एक्ट आर ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बट गवर्नमेंट शुड इंश्योर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द, गवर्नमेंट शुड अपॉइंट ए ग्रीवेंस ऑफिसर वेयर फार्मर कैन कंप्लेन एंड ऑल्सो शुड प्रोवाइड एडवांस टू द, बहुत ही बढ़िया इसने कंक्लूजन लिखा है, बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन लिखा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही पॉजिटिव नोट पे उसने कंक्लूजन की एंडिंग की है, सारे पॉइंट को एक किस्म से इसने समराइज टाइप का कर दिया, इसका कंक्लूजन भी बहुत ही शानदार है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो चीज है ना वो एक्चुअल में कोई ज्यादा मैसेज दिया नहीं है इसने, इस मुद्दे में बहुत ही बैलेंस लिखा है। लेकिन पहली बार मेरा इंप्रेशन ऐसा चला गया था कि कहीं ना कहीं ये लड़की है वो सिरसा की है, पंजाब की तरफ है, और पूरे खूंखार कोई लठ लेकर तैयार बैठी है इस लो पे, और सरकार का सिर पे डालने वाली है, सिर पे मारने वाली है। तो इस तरह से मैसेज थोड़ा गया था, लेकिन इसने बहुत ही बैलेंस एक आईएएस ऑफिसर या एचएस ऑफिसर की तरह बिहेव किया है, ठीक है। एनीवे वेरी गुड। तो इसका जो लैंग्वेज है बहुत ही अच्छा है, लैंग्वेज 2 नंबर। रेलिवेंट, ऑब्वियसली रेलिवेंट है। इसका क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो इसका अच्छा है, लेकिन मैं 3 नंबर ही दूंगा, 2.5 भी दे सकता हूं मैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन है इसने अच्छी रखी है, ठीक है, 2 से 3 के बीच में दिए जा सकते हैं।
फ्लॉप आंसर है, ठीक, अच्छा है इसका। और वर्ड्स लिमिट है, देखिए इतने वर्ड्स काफी होते हैं, इतने ही होते हैं 150, वरना पेपर खत्म नहीं होगा आपको, तो ये जरूर ध्यान रख लें। स्पेशली अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा इनको देख रहा है, वो जरूर इंश्योर करे कि भाई वो सेंटेंस और जो राम कहानी लिखते हैं, जो मुद्दा की बात ही नहीं होती, वो कम से कम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो जरूर देख लें। और यहाँ पे वर्ड्स लिमिट है, आ गई है, यहाँ पे इसने ठीक रखा है, तो 1.5 नंबर दिया जा सकता है। तो 2 2 4 3 7 3 10 2 12 13 नंबर, ठीक है। तो 13/20, 12-13 नंबर के आसपास। अगर आप यूपीएससी में देंगे तो लगभग 11 नंबर के आसपास, 11-12 के आसपास आ सकते हैं, और एचएस में देंगे तो 14 नंबर के आसपास आ सकते हैं। इस तरह से आपकी पोजीशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए क्या मैसेज है? आपके लिए ये मैसेज है कि आप नोट्स बनाओ की पॉइंट का, कीवर्ड्स से रिलेटेड ही, और कम से कम 50-60 टॉपिक के नोट्स होने चाहिए आपके पास में, या 100 टॉपिक के नोट्स होने चाहिए जो कि रेलेवेंट टाइप के हैं। इससे आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा, आपको उसमें फैक्ट भी होंगे, और बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात क्या है कि जब आप पेपर कंप्लीट करने देने की, मतलब 3 घंटे में जो 4000 वर्ड्स लिखने की क्या क्षमता डेवलप है, ये मेन क्वेश्चन है। मतलब कि अगर पूरा पेपर 3 घंटे वाला हो, ठीक है, अभी हमारा जो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा बन रहा है पीछे, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें टाइम होगा। भले ही आप सब्जेक्टिव लिखें, लेकिन उसमें टाइम फ्रेम के अंदर ही लिख पाएंगे। अभी यहाँ पे टाइम नहीं लिखा हुआ है, और इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर देखो 4000 वर्ड है, आमतौर पे आपको 180 मिनट में लिखने होते हैं, ठीक है ना, 180 मिनट में लिखने होते हैं। तो आप देखिए 1 मिनट में 4000 वर्ड है ना, 4 बार 200/9, लगभग आपको 20 वर्ड्स के आसपास आने चाहिए। तो ये वाला जो पेपर है ना, ये 6 या 7 मिनट में ये क्वेश्चन खत्म क्या किया है आपने या नहीं किया है, ये देखने वाली बात होगी। फिर हम देखेंगे कि आपको टाइम की, एक क्वेश्चन अगर 150 का है तो कितना टाइम दिया जाए, 6 मिनट 7 मिनट, ये मत एक्सपेक्ट करना। जैसे SSCGL टायर 3 भी होता है 250 शब्दों में, बच्चे 40 मिनट ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है 10 मिनट मिलेगा आपको 250 शब्दों के लिए, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ये जो कितनी देर में लिख सकते हैं, क्या कितनी देर में लिख सकते हैं, ये तो आपने सीख ली, बाकी चीजें तो कितनी देर में लिख सकते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी, ठीक है। अब 3 मिनट से और 7 मिनट में लिखने की क्षमता है क्या, 150 वर्ड्स, या 4 मिनट से 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। एग्जैक्टली हम कहां पे रखेंगे कि कितनी मिनट में वो लिखे, और इसके लिए क्या करें। जब आपके ऊपर इस तरह का प्रेशर होता है ना कि आपको 6 मिनट में ये खत्म करना है, तो फिर क्या आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आ जाता है कि मैं क्या क्या लिखूंगा, दिमाग में आइडिया आ रही है फटाफट, लेकिन आपने पॉइंटों में लिखा है या आपने चार्ट टाइप के बनाया है, तो अगर वो हर क्वेश्चन के ऊपर लागू होना स्टार्ट हो जाए कि 150 वर्ड्स में 6 मिनट में लिखना है, तो आपकी आदत ही पड़ जाएगी, ऐसे सोचना ही उस तरह से स्टार्ट कर देंगे। वरना पता चला आपने 20 मिनट ले लिए, और आपके अनुसार तो बहुत बढ़िया लिखा आपने, लेकिन एक्चुअल में क्या, वो था ही नहीं कुछ। 20 मिनट में या 25 मिनट में जो बच्चा 150 शब्द ही लिखेगा, वो कुछ था ही नहीं, उसने कितना अच्छा लिखा, वो जीरो ही है, क्योंकि वो बाहर ही है कॉम्पिटिशन से। तो इस वाले मुद्दे का जो एनालिसिस है वो थोड़ा एडवांस, जब हम आगे चलेंगे उस पर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करूंगा, अभी फिलहाल मैं कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा इस वाले मुद्दे को।